यस मैम। अच्छा, तो कैसा यस गया आप लोगों का एग्जाम? लेट्स टेक इट स्क्रीन वाइज। अमित कुमार, आपका कैसे गया बेटे? अरे कैसा गया एग्जाम? एग्जाम दे के आते हैं, जिस चीज की हम इतनी देर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टीचर तो पूछेगा ना क्लास में। मेरी तो आज ही क्लास हुई है आपके साथ, शायद आपकी क्लासेस भी अभी रिज्यूम हुई है ना, एक दो दिन पहले। यस और नो? यस मैम। कब से हुई है? मैम 1 जुलाई। फर्स्ट से है ना, मेरे साथ आज हो रही है। अच्छा, कैसे गया आपका एग्जाम भाई? सिमरन, आपका कैसे गया? कमाल की बात है भाई तुम लोगों की। मैम ठीक गया। ठीक गया। चेक किया आंसर की? यस मैम। तो कैसे रहा है केमिस्ट्री का पोर्शन? कितने क्वेश्चन करे थे और कितने करेक्ट हैं? यस काव्या, हाउ वाज योर पेपर बेटा? मैम जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा गंदा हुआ। उससे थोड़ा कम हुआ है? अच्छा, क्या रहा रीजन, मतलब कहाँ पे अटके तुम? मैथमेटिक्स में। ये ना मैंने सुना है। मैथमेटिक्स में मतलब क्या दिक्कत आ रहा था? लंबे थे ना क्वेश्चन? मैं मतलब सोचने में टाइम चला जा रहा था कि कैसे करना है। तुमने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया था? सबसे पहले क्या किया? फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स ठीक हो गया? यस मैम। फिजिक्स तो मैंने देखा है पेपर भी, मतलब कुछ ऐसा बहुत ट्विस्टी भी नहीं था, ठीक था, है ना? यस मैम। और कैसे रहे अटेम्प्ट फिजिक्स में? मैम 18 अटेम्प्ट। अच्छा, और एक्यूरेसी? मैम 16 करेक्ट। अच्छा। मतलब एक और वहां पर आंसर की मेरे को लग रहा है वो गलत दिया हुआ है अभी। अच्छा, आंसर की का डाउट लग रहा है ना। और दूसरे सेक्शन में से? मैम टोटली बोलना है। टोटल बताया था, ठीक है। और केमिस्ट्री में? मैम केमिस्ट्री में 17 अटेम्प्ट थी। टोटल मिला के बोल रहे हो ये 25 में से? यस मैम। अच्छा, और एक्यूरेसी? मैम 13 करेक्ट। इसमें भी केमिस्ट्री में भी मेरे को आंसर की में लग रहा है गलत। केमिस्ट्री में तुम्हारी एक्यूरेसी कम नहीं है? अच्छा चलो, एनी हाउ। और कैसा रह रहा है स्कोर? मैम अभी तो 130 तक किया। प्रिंस, आपका? प्रिंस? मैम मैथ टफ था। चलो मैथ की फिजिक्स मैम छोड़ो मैथ तुम। टफ था और फिजिक्स मेरी वैसे भी वीक थी ना थोड़ी, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा मतलब तुम्हें। केमिस्ट्री अपनी तरफ से तो अच्छा करके गया था, 18-19 क्वेश्चन किए थे, बट उसमें भी आंसर की में शायद थोड़े गलत है, या फिर मेरे से ब्लंडर हो गया कुछ। तो 18 आंसर की के मुताबिक अगर चेक करें तो 18-19 में से करेक्ट कितने करके आए हो? मैम चैट में बताता हूँ इतने कम वो। चलो चैट में बता दो कोई बात नहीं। मैंने पेपर तो सारे देखे हैं, केमिस्ट्री का कोई इतना हार्ड नहीं था पेपर। उल्टा मैं तो ये बोलूंगी कि जो यहाँ पे पेपर किए हैं वो कई ज्यादा मैम हार्ड मैंने थे। 18-19 क्वेश्चन किए थे, मैंने सोचा था कि 14 तो पक्का करेक्ट होंगे, तो वो हुई कम नहीं उससे भी। फ्रेंड्स बात कर रहे हो ना तुम? यस मैम। अच्छा, 14-15 मतलब सोच रहे हो, ठीक है। यस मैम। मैम पक्का श्योर था उनके बारे में कि इतने तो सही होंगे, बट नहीं। अरे नहीं, मतलब फिर कहाँ पे दिक्कत आई है? कितने गलत किए हैं, उसमें से क्या किया है? मैंने पेपर सारे देखे हैं ऑलमोस्ट। कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो, उनको तो मैंने करवाए भी हैं। केमिस्ट्री का पेपर कोई ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड आया, और ये तुम खुद भी बोल रहे हो। यहाँ वाले पेपर अभी फिर भी कई क्वेश्चन ट्विस्टी थे, वो तो मतलब कई क्वेश्चन आपके सीधे ही थे। मैम अब अगर, क्लास से भी थे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक हाँ और डायरेक्ट क्वेश्चंस के भी थे।
और यहाँ पे मेरे पास जो किसी मेरे स्टूडेंट का, लड़की वो दिल्ली की है, अटेम्प्ट रहा है, उसके जो सेक्शन ए है 20 में से उसका अटेम्प्ट है इसमें 18, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें उसके 5 अटेम्प्ट हैं, तो 23 अटेम्प्ट है जिसमें उसके 22 करेक्ट है, एक क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अच्छा किया है बच्चों ने। और उसका भी बस यही कहना था कि मैम थोड़ा मैथ्स जो है ना वो लंबा था, मतलब टाइम बहुत लगा मुझे उसमें। तो स्कोर उसका अभी तो 200 प्लस बन रहा है। अब कितना था, 250 कुछ ऐसे करीब, 215 210 ऐसा कुछ था। तो मेरे कहने के, ये मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके साथ मेरी क्लास आज हुई है, तो आपसे मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि 17 18 19 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आराम से सही जाने चाहिए थे। गुड इवनिंग। हाँ जी अमित, तुम्हारा कैसे रहा है? मैम ठीक ही होया। हाँ जी, मैम ठीक ही हुआ। ठीक ही हुआ में कैसा हुआ, अब तो मतलब पता लग ही गया होगा। मैम चेक कहाँ ही है अभी। चैट में बता दो, कहीं भी बता दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो बाकी भाग रहे हैं कि मैडम पूछेगी कि कैसा हुआ। कितनी देर भागोगे बेटा, कितनी देर भागोगे? अब तो भाग भाग के भी लेट हो गया। मैं जी हुन तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलना। बेटे आंसर की से भी तो पता लग जाएगा। मैम आंसर की मिल लिया ही नहीं है हमें, मैम मिले नहीं हमें तो। अरे बेटा टेंटेटिव जो होता है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो मेमोरी यस। बेस्ड वाले तो हम आपको पता है नेक्स्ट डे ही रिलीज हो जाता है ना, और उससे पता लग जाता है। कई तो स्टूडेंट या कई सेंटर इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, सिर्फ इसीलिए बच्चों को भेजते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं कि भाई क्वेश्चन याद रखाओ, हमें आंसर की बनानी है, दैट्स इट। बहुत लोग ऐसे पेपर देने जाते हैं तो उससे पता लग ही जाता है। सिमरन का हो गया। ईशा आपका कैसा रहा? अक्षिता का मैम कैसा था? हाँ ईशा बोलो। मैम ठीक रहा। कितने क्वेश्चन किए थे केमिस्ट्री में? मैम 25। गुड, पूरे ही कराई तुम तो। कितने सही है उसमें से? मैम ईशा, 14 15। अरे इतने माइनस करवा के आई हो, 10 क्वेश्चन के माइनस। 10 क्वेश्चन के माइनस का मतलब है कि तुमने 2 3 क्वेश्चन वैसे ही गवा लिए। 2.5 क्वेश्चन। चलो, अक्षिता आपका कैसा रहा? मैम ठीक रहा। मैम कितना रिजल्ट अटेम्प्ट है? कर देंगे। मैम 19। मुझे तो सिर्फ केमिस्ट्री बता दो। मैम 19। अच्छा 19। और कैसा एक्यूरेसी है? मैम 14 15। चलो, चलो एटलीस्ट थोड़ा सा तो आपको पॉजिटिवनेस आई है कि हाँ हमारा कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है। ओके, कोई मतलब मैं किसी से स्पेशली नहीं पूछ रही हूँ, और इसे अदर वेज में भी नहीं लेना है, नेगेटिव भी नहीं होना है। कितने स्टूडेंट हैं जिनका 150 to 170 टच कर रहा है स्कोर? कोई लाई कर रहा है इस ब्रैकेट में 150 से 170? मैम एक क्वेश्चन कितने नंबर का था मैम एक्चुअली होंगे? शाबाश। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है अमित? मैम कितने नंबर का होना मैम एक क्वेश्चन? 4 नंबर का नहीं होता? तूने कितने टेस्ट यहाँ पे दिए हैं अमित? मैम सारी दिया मैम जितना हुआ, जितना भी हो। सारे ही दिए हैं। यस मैम। 100 प्लस कितने बच्चों का फॉल कर रहा है स्कोर? तीन। 110 के करीब किसका आ रहा है स्कोर? 110, 110, 120 ऐसे। मैम इतना या इससे थोड़ा ऊपर? हाँ जी। इतना या इससे थोड़ा ऊपर?
100 120 के बीच में बता दो, या 110 वाले भी बता दो। मतलब 120 के ऊपर तब भी बता। अच्छा 120 के ऊपर भी हैं, 120 to 130 वाले बता दो। चलो गुड। बेटा तुमसे एक्सपेक्टेड थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं, मेरे लिए तो खैर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। और तुम्हें भी तो एक्सपेक्टेड अपने से ज्यादा ही होगा काव्या, कि नहीं? यस मैम, ऐसे मैथ्स में भी आ जाते थे ना काफी, तो उसकी वजह से हाँ ये भी ओवरऑल आ है, जाता। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा सा मैथ का हो जाता ना सपोर्ट, तो फिर मेरे ख्याल से स्कोर कितना 10-20 नंबर खींच जाता। मैम मतलब 20-30 मार्क्स और आ जाते। बहुत बड़ी बात है फिर तो। मतलब 120 पे अगर है, 20-25 पे अभी स्कोर है, 30 नंबर भी और जुड़ते तो 155 हो जाता, एंड दैट इज अ क्वाइट गुड स्कोर। चलो एनी हाउ देर इज ऑलवेज नेक्स्ट। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर इस मैथ ने हमें प्रैक्टिस कराई है, हो सकता है जो 2 वाला हो उसमें मैथ आसान आ जाए, है ना। और केमिस्ट्री फिजिक्स वाले में थोड़ा सा आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े। तो ये पेपर तो ऐसे चलता ही रहता है। और मैथ्स में तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस किसी को ये नहीं कह रही कि तुमने ज्यादा पढ़ाई की या कम पढ़ाई की। मैं ये कहती हूँ कि मैथ में ना थोड़ा ये बात देखनी पड़ती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। फिर भी जितना मर्जी मैं बोल लूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स हल्के फुल्के पढ़ के भी हो जाते हैं। फिजिक्स कम, केमिस्ट्री थोड़े से कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें थेरेटिकली हो जाता है। मैथ तो भाई हाथ लगाना ही पड़ता है, कि नहीं? मैम प्रीवियस ईयर के साथ मैच नहीं कर रहे थे क्वेश्चन, जैसे जिस ट्रेंड में आते थे वैसे नहीं आए थे मैथ से। वो निकल रहे थे जब आते थे। काव्या क्या मैम कह रहे हो कि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ्स के कर रहे थे तब ठीक हो रहा था? नो मैम की जैसे पहले क्वेश्चन आते थे ना, कि जैसे आते जिस हाँ ट्रेंड के हाँ। क्वेश्चन आते थे वैसे नहीं थे इस बार। अच्छा मतलब जितने प्रैक्टिस किए थे वैसे क्वेश्चन एक में नहीं था वैसा तो। अच्छा 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 अच्छा। इस मैं वही बार में बात हो गई ना काफी फिर। याद करने वाले भी थे, मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जो नॉर्मली याद नहीं करते वो हाँ, वाले। जैसे कुछ ऐसी एक्सपोनेंशियल वैल्यू या ऐसे एक्सपोनेंशियल के रिजल्ट या लॉग के ऐसे रिजल्ट, या इंटीग्रेशन में कुछ ऐसी चीजें जो याद करने वाली थी, वैसा क्वेश्चन आ गया। और जो तुमने सॉल्व किया था वैसा बाय चांस नहीं निकला। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। मैम मैं एक मतलब चैप्टर छोड़ के गया था, उसके ही 4 क्वेश्चन थे। हाँ कई बार वो क्या बोले अब इस चीज को, थोड़ा सा है प्रॉब्लम है ऐसे। अब आप ये बात कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री बंदा इतना पढ़ के जाता है, इतना पढ़ के जाता है, कोई क्वेश्चन मेडिसिन का आ गया। अरे भाई जेई वालों को या नीट वालों को, नीट वालों ने तो अभी बेचारों ने डॉक्टर बनना है, तब भी उन्हें मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं होता ज्यादा। ठीक है ना, हल्का फुल्का पता होता है, चलो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब वो उस प्रोफेशन में जाएंगे, वो ऐसी दवाई पूछ लेता है, भाई दुनिया भर के ड्रग्स के नाम थोड़ा ना कोई याद करके जाता है। ओडोमॉस का फॉर्मूला पूछ लिया, ओडोमॉस के फॉर्मूले की तुम ऑर्गेनिक पूछ लो कि किसमें क्या होता है, तो तुम्हारा बच्चा फिर भी दिखा देगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था पार्किंसंस का, पूछ लिया। वो तो अब पहले आया था तो अब हम करवाने लग गए हैं, पर अब बीमारियां कितनी हैं और कितने उनके हैं, तो ऐसा तो फिर हो जाता है कई बार ना। एल डोपा वाज अ मेडिसिन, और वो उसका इनेंशियोमर होता है, दूसरा नहीं होता मेडिसिन के लिए यूज, और एक होता है एल डोपा यूज होता है, डी नहीं होता। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स जो है। तो द थिंग इज कि कई बार कोई कोई क्वेश्चन ऐसा अटक जाता है कि जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, मतलब अच्छा खासा चैप्टर पढ़ के गए हो नहीं लगता। चलो एनी हाउ टेंशन नहीं लेना, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। एटलीस्ट यू हैड गिवन द अटेम्प्ट, उससे एक आइडिया तो हो गया ना कि हम कहाँ पे लाई करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी नहीं है कि लाई करते हैं, देखो जिंदगी नहीं खत्म हो जाती है। हो सकता है कि मैथ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है, आगे जाके और करा दे। तो केमिस्ट्री फिजिक्स को छोड़ो मत, एक आधा तो आता ही आता है ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं आज ना, थोड़ा सा हम ट्रिक्स पे जाएंगे। ट्रिक्स से क्या होता है कि थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। घबराना नहीं है बेटे, अब इसको ऐसे लेके चलो कि दैट इज बीइंग डन।
मैं थोड़ा सा ये भी देखूंगी ना कि तुम कैसे उसको ट्रिक को अप्लाई करके आते हो या लंबा खिंच जाता है आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैंने बोला था अभी इनको पीडीएफ कर दो अपलोड, अपलोड किसी का भी नहीं है अभी तक, खुद से ही निकालने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो किसके पेपर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला आया था? किसी बच्चे के पेपर में केमिस्ट्री का आया होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला? किसी के पेपर में नहीं आया? फंक्शन वगैरह भी आया था ना मैं इसमें तो काफी। चलो एनी हाउ, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, पहले मुझे इसका मेथड बताना, उसके बाद बताना कि किया है तो कैसे किया है। आपकी हो सकता है शिफ्ट में ना हो। द कंपाउंड ए contains 8.7% of hydrogen, 74% carbon and 17.3% nitrogen. Formula of the compound. If molar mass of A is 162, ऑप्शन है C6, C4 है पहले, C4H6N2, second is C2H3N, third is C5H7N, D is C10H14NN2. Go for it, देखो क्या होगा। कैसे कैलकुलेट किया है जी, क्या आंसर होगा इसका, कैसे करेंगे इसको? चलिए कर लीजिए पहले इसको, लेट्स सी कितना टाइम लगता है आपको। Type your answer in the chat box how you have done. थोड़ा एक कैलकुलेशन भी होगा कि आप एवरेजली कैसे करते हो। अच्छा मुझे बताना किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? मोल कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट्स का। यस सबसे पहले क्या करते हो इस क्वेश्चन में? टेबल जैसा बना। टेबल वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। कितने कितने दिए हैं? 8.7 दिए हैं, इसको गिवन वेट ले लेते हैं एक्चुअली। 8.7 दिए हैं, 74 दिए, 17.3 दिया है।
मॉलिक्यूलर वेट इनके कितने कितने होते हैं? हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। उसके बाद क्या लिखते हैं? इसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स हो गया 8.7 डिवाइडेड बाय 1, 74 डिवाइडेड बाय 12, 17.3 डिवाइडेड बाय 14। इस क्वेश्चन में तो कोई शॉर्टकट भी नहीं जाएगा। यहाँ से जो आंसर आता है उसकी होल नंबर रेशियो लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो लेने के लिए जो सबसे छोटा होता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद डबल करना हो या राउंड ऑफ करना हो वो करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसके बेस पे एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। उसके बाद हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है और एम्पिरिकल फार्मूला मास आप निकाल लोगे तो n की कैलकुलेशन हो जाएगी, और जो n आपके पास आएगा इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, n टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज अ कैलकुलेशन। ऑप्शन डी दिया है वैशाली ने। चलो बाकी भी कैलकुलेट करके बताओ, लेट्स चेक इट आउट कि कैसे निकाल रहे हो। करो इसको कैलकुलेट। आई डोंट हैव आंसर एंड द सॉल्यूशन। आपको ही कैलकुलेट करना है, मैं आपसे आंसर इसका मांगूंगी फिर करूंगी वहां पे। काव्या का भी डी आया तो डी माइट बी द करेक्ट। मुझे एक बार इसका डिवाइड बोल देना सो दैट बाकी स्टूडेंट नोट डाउन कर लें। 8.7 इसका कितना आता है? हम ये बिना ऐसे टेबल बनाए हो गया। चलो वो भी ठीक है। हाँ, तो डी ऑप्शन आता है सबका। कैलकुलेट ही सिर्फ 2 बच्चों ने किया है। नो आंसर। मैम डी ही होगा क्योंकि उसका ही मास है 162, बाकी ऑप्शन से मास ही नहीं आ रहा। ये तो और अच्छी बात है, ट्रिक से भी जा रहा है ये। देखो एक क्वेश्चन मैम ऐसे कर लिया है, दिया ऐसे है। हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार हो जाता है, पर ये क्वेश्चन ना इसलिए था कि मोलर मास दिया हुआ है तो हो गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो मोलर मास निकलवाता ही नहीं है। वो इसका क्वेश्चन जो लंबे वाला देता है ना वो इम्पेरिकल फॉर्मूला देता है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूले में फिर इसको देता ही नहीं है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हाँ इसका तो वैसे भी इस 162 से जा सकते थे, पर फिर भी इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना आना चाहिए। इस कैलकुलेशन से आ जाता है बड़ा ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, कैलकुलेशन इतनी करवा भी लेता है। तो जिस बच्चे को ये आया होगा और उसने चेक कर लिया तो अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पढ़ा भी नहीं होगा, बड़े आराम से कर लिया होगा। उसने बोला है इनकरेक्ट बताना है, और वो भी सॉलिड स्टेट से। इन द स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। सेकंड है इन द फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम। थर्ड है in the interstitial defect density increases। फोर्थ है due to electronic vacancy density increases। हाँ जी, इसमें से देख लो आपकी कौन से वाला इनकरेक्ट है। पहले वाला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट।
करेक्ट। ठीक है, सेकंड वाला, करेक्ट। थर्ड वाला, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब है कोई चीज आके इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाए बाहर से, फ्रैंकल नहीं, मतलब कोई बाहर से आके इंटरस्टिशियल में आ जाए। करेक्ट है मैम। करेक्ट। तो अब क्या बचा, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी रो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठ जाए। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठ जाएगा तो जो आपके पास उसका आयन है, ठीक है। अब अगर या तो ये इलेक्ट्रॉन्स के केस वाला होता जिसे इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स कहते हैं, तो उस वाले केस में डेंसिटी इंक्रीज होएगी क्या? इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, डेंसिटी इंक्रीज कैसे होएगी? डेंसिटी डिक्रीज होएगी। उसने कौन सा ये बोला है कि ये स्कॉट की है या फ्रैंकल है या इंटरस्टिशियल है? उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी के कारण क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी जब भी जाएगी तो या तो ऐसा हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़े या फिर कम ही होगा, बढ़ने वाला तो गेम ही नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन भी आसान आया था। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, क्वेश्चन देखो कितना आसान दिया हुआ है, डाटा कितना अच्छा दिया हुआ है। 6.63 into 10⁻⁻ 19 जूल minimum wavelength of the photon which is just sufficient to eject electron from the metal surfaces। और आंसर नैनोमीटर में लिखना है, इंटीजर टाइप है। एच की वैल्यू वो कह रहा है इतनी यूज करो। जल्दी करो बेटे, इसके क्वेश्चन में तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए, डाटा ही इजीली वो था कट शट होने वाला। हाँ जी, टाइप करो जल्दी जल्दी आंसर चैट बॉक्स में। अच्छा, किसका क्वेश्चन है ये तो बता दो। एक आंसर आया है, प्रिंस नॉट करेक्ट। अप्रोक्स नहीं ना चलेगा। काव्य करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे वर्क फंक्शन मेटल का इतना दिया हुआ है, wavelength of the photon which is just sufficient to eject the electron from the metal surface। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मत लगाने लग जाना, उसने कुछ अप्लाइड फ्लूइड का पूछा ही नहीं है, उसने वर्क फंक्शन पूछा है ई नॉट जो कि एच न्यू नॉट होता है और वो फर्दर एच सी बाय लेमडा नॉट होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, उसने बोला हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज दिस। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज दिस तो मतलब यानी कि इसकी तो एनर्जी की वैल्यू तो दे ही रखी है टोटल 6.63 into 10⁻⁻19। अब ये भी वैल्यू इतनी होती है, 10 की पावर चेंज है, -10⁻34।
और सी की वैल्यू तुम्हें पता है 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा नॉट का ज्ञान तुम्हें नहीं है। 6.63 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। तो 6.63 से 6.63 कैंसिल। ठीक है, तो 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸8 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 10⁻⁻19। तो लैम्डा नॉट नहीं निकाल पाए यहाँ से। 3 इंटू 10⁸8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻34 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू आती है कुछ 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तो हमें नहीं चाहिए, हमें नैनोमीटर चाहिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 300 आ जाएगा यहाँ पे और 10⁻⁻19 आ जाएगा। तो 300 नैनोमीटर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। मतलब क्या था इसमें, कट शट भी नहीं करना पड़ना था, इतना कुछ टाइम। 330 कैसे लिख दिया काव्या तुमने, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। मैम मेरे को लगा वर्क फंक्शन 6.03 है। हाँ वही ना, थोड़ा बहुत वैसा हो गया होगा, बट अदरवाइज तो क्वेश्चन आसान दिया है उसने, मतलब मल्टीप्लाई भी नहीं करवाया। आप ये देख लो, समझ रहे हो। यस मैम। अगला क्वेश्चन भी पढ़ना भी नहीं पढ़ना था। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट जस्ट, देखो थोड़ा सा प्रायोरिटी टेबल का सेंस में पूछा हुआ है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट which is placed just above 16th group, 4th period element. The first is a 4s2, 3d10 and 4p4. Second is a 2s2 and 2p4. Third is a 3s2, 3p4. Fourth is the 5s2, 5d10, 5p4. इसमें सोचो क्या हो सकता है। जल्दी करो भाई। तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं और ग्रुप पीरियड देखना है, और क्या है? या क्वेश्चन की सेंस भी नहीं समझ आ रही। ग्रुप नंबर 16 को तो सब जानते हैं। चलो करो, जिसमें जो कोई एक तो टाइप करो, पता लगे। फिर तो भाई गलत बात है, फिर तुम कह रहे हो हमारे गलत हो गई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये एलिमेंट नहीं है। 2s2 एंड 2p4। अब 2 लगा हुआ है तो सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। तो ये 3s2 3p4 हो गया, ये 4s2 4p4 हो गया, ये 5s2 5p4 हो गया, ये 6s2 6p4 हो गया। नो डाउट इसमें डी और एफ भी आते हैं। वैशाली करेक्ट। अब उसने पूछा था करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज प्लेस्ड जस्ट अबव द 16th ग्रुप 4th पीरियड। 16th ग्रुप 4th पीरियड। अब इससे जस्ट ऊपर, तो जस्ट ऊपर तो यही है, ये है जो एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये है जस्ट अबव। ठीक है, क्योंकि जो उसने एलिमेंट दिया है वो 16th ग्रुप नंबर 16th और 4th पीरियड का दिया है। उससे ऊपर वाला पूछ लिया तो ये तो है 3s2 3p4। एलिमेंट का नाम सल्फर। यस और नो? यस मैम। बहुत मुश्किल था। मैम वो 16 10 जैसा लग रहा था। मैं तो बोल तो रही हूँ, फिर 16th मेरे से पूछ लेते ना।
यू कैन आस्क इसमें क्या है? बीच बीच में से क्वेश्चन किसी किसी के दिए हुए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस और मिले हैं। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड? इज द बेसिक ऑक्साइड, बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन था। ए था Al2O3, तभी मैंने कहा था इसका ना कुछ डाल देते ये पीडीएफ, हमें भी आसानी हो जाती। थर्ड इज द Na2O एंड द फोर्थ इज NO2। है इस क्वेश्चन को सोचने की जरूरत, तो बताना जरा मुझे क्या करेक्ट आंसर आना था। सी। सी। अरे ये भी आपका पी में है, ये भी पी में है, ये भी पी में है, तो एक ही तो है। और मेमोरी बेस्ड से उठाया मैंने ये तो। खैर 28 का लिखा हुआ है इन्होंने ये, 28 का शिफ्ट टू। अरे वो कह रहा है कि बेसिक ऑक्साइड, और वो भी पूरे उसमें नहीं, एस ब्लॉक में चेक करा रहा, एक दे रहा है सिर्फ एस का, बाकी सब पी के दे रहा है। तो हमें तो पता है ना मेटल्स फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। अब Yes. बताओ इसमें तो जितना मर्जी टाइम बचा लेते और किसी और क्वेश्चन को लगा देते। एक आया इसमें, ये थोड़ा सा काम कराया है इसमें। हाउ मेनी आर पैरामैग्नेटिक? इनमें से कितने पैरामैग्नेटिक हैं? अब पहली बात तो ना, पेपर करने से पहले ना इतना श्योर होना चाहिए। जैसे अभी किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि हमें मैथ में वो चीज आ गई जो याद करने वाली चीजें थी। वैसे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता, वहां पे ड्राइव थोड़ा करने बैठेंगे। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ना, जब पेपर देने से पहले अगर हम बहुत टिप्स पे होता है ना हमारे फॉर्मूलाज एंड ऑल, फिर जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना कि हम श्योर थे और हमारी गलती हो गई, ये बात शो करता है कि लिख लिख के या फॉर्मूलाज या वो जो छोटी छोटी चीजें याद करने वाली थी जिसके कारण आता हुआ टॉपिक भी रह गया, वो में कमी है अभी। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक कौन कौन सी है? अब ये क्वेश्चन जो गलत करके आया है, बताओ मैं क्या बोलूँ उसको। कोई ऐसी एग्जाम्पल ही नहीं है इसमें जो क्लास में नहीं करवाई। ये सारी एग्जाम्पल्स क्लास में कराई हुई, दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा लिखा हुआ है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। कितने पैरामैग्नेटिक हैं? दो आंसर इसका। क्विकली करो सॉल्व।
मैम गलती से टाइप हो गया था। कोई नहीं प्रिंस, दोबारा कर लो। काव्या ठीक है बेटे। बस एक बच्चे ने पेपर दिया है। बाकी बताओ। वैशाली करेक्ट प्रिंस, एक बार दोबारा से चेक कर लो। अच्छा, कौन से वाला आपको लगा पैरामैग्नेटिक? FeCN6 वाला लगा क्या पैरामैग्नेटिक के नहीं? 3 माइनस वाला। मैम डाई 3 माइनस वाला। 3 माइनस वाला था। यस मैम। कैसे पता लगेगा हमें? आप वैसे ही चेक कर सकते हो, करने की भी जरूरत नहीं है। Fe2+ में 3D6 है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी तो 6 की तो कर लोगे, डिब्बे बनाने की जरूरत ही नहीं है। NiCN4 Ni2+ 3D8, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 8 की भी पेयरिंग कर लोगे। क्या रखा वही क्या बताइए क्या कह रहे हो बेटे? वो छाटे पड़ जाना अमित कुमार प्लीज बी ऑन म्यूट। Here Fe is +3 means 3D5, तो बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी क्या कर लेगा? इतनी देर तो आंसर में लगनी नहीं चाहिए थी। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का भी कोई मीनिंग ही नहीं है ना, तो पेयरिंग करेगा भी तो ऑलवेज देयर वुड बी द पेयरिंग ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स and the last would be like that only कि that would not get paired up with anything। तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली 1 नहीं आना था। हाउ यू पीपल आर टाइपिंग 2? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, 3 चीजें अभी भी सुन लो पेपर नंबर 2 के लिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्सो एसिड, जो इसका एनसीईआरटी में टेबल बना है, चाहे वो बेसिसिटी का है, चाहे वो स्ट्रक्चर का है, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट का है, चाहे नाम का है, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है हर बार पी ब्लॉक से। मेरी बात समझ रहे हो? इतना पी ब्लॉक में सिर खपाने की जरूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड, ये जो एनसीईआरटी में टेबल बना है जिसमें बेसिसिटी चेक करना, नेम चेक करना, स्ट्रक्चर चेक करना वगैरह वगैरह, ये बस इतना काम कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल। अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है। आउट ऑफ N2O3, N2O4 and N2O6, how many contain NN bond? ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, NAT टाइप। बताओ आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी कैलकुलेट करके। नॉट करेक्ट प्रिंस।
वैशाली करेक्ट है, बट कौन कौन से हैं? आंसर कितना आएगा भाई? 2 आएगा। यस मैम। कौन कौन से हैं जिसमें एन एन बॉन्ड प्रेजेंट है? फर्स्ट और सेकंड। यस, और ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आया था, ये तो काफी बच्चे करके गए होंगे पेपर, क्योंकि जिनका पहले हो गया था वो पहले वाले पेपर तो देख के ही गए होंगे। विच कंपाउंड is minimum or not found in photochemical smoke? Found in photochemical smoke। कौन सा photochemical smoke में नहीं मिलता? द फर्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड हो ऐसे करके लिखा हुआ है। सेकेंड इज NO2, आप ABC लिख लेना इनको। C is a O3, D is a N2। Yes, what is the answer? कौन सा नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मोक में? जिसने पढ़ रखा है आंसर दे सकता है। नाइट्रोजन नहीं होता है, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन आसान आया था इसी पेपर का। यस काव्या ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था उसने ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये क्लास में भी किया हुआ है क्वेश्चन। आर हैविंग, ये क्लास में एग्जैक्टली किया हुआ है डेफिनेशन में एनोमर्स एंड एपीमर्स की। Glucose and the galactose are having identical configurations in all positions except dash position। और ऑप्शंस दी हुई हैं इसकी C3, C4, C5 और C2। हाँ जी बताओ क्या हो सकता है? अब ये तो देखो इसमें तो बनाने वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज जिसको स्ट्रक्चर पता है, मैंने 2 डेफिनेशंस तुम्हें कराई थी। एक तो कराई थी एनोमर की, याद है? अरे याद है कि भूल गए? एनोमर की, और एक डेफिनेशन कराई थी बेटे एपीमर की। और एनोमर की डेफिनेशन में मैंने कराया था अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज आर द C1। इसमें C1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। C1 पे डिफरेंट होती है कॉन्फ़िगरेशन किसकी? H एंड OH की। अब C1 को छोड़ के अगर एनी अदर कार्बन एटम पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो H एंड OH की, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड OH की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एपीमर्स है।
अब ये किस कार्बन पे होती है डिफरेंट भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन? तो आंसर है बी इसका, C4 पे। ठीक है, C4 कार्बन एटम जो होता है उस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, तो उसे बोलते हैं इसको C4 एपिमर्स। अगला क्वेश्चन भी आसान आया, मैं पढ़ देती हूँ, लिखूंगी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? एमोक्सिलिन, पेंसिलिन, क्लोरोफेनिकोल एंड एम्पिसिलिन। तो पेंसिलिन इसका आंसर था। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती है जो दो मेजर जिसमें बैक्टीरियल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो पेंसिलिन वाज आंसर इन दैट। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये फार्मूला लिखा हुआ है 11th क्लास में, उससे आया हुआ है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ इनेमल, जो हमारा टूथ इनेमल होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब हम कुछ पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की एग्जांपल तब भी लिखा होता है। इसका क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, स्वीट सब्सटेंसेस कॉज टूथ डिके बाय। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ enamel on surface of teeth is? On the surface of teeth is, A is 3Ca3 PO4 twice CaF2, B is Ca3 PO4 twice H2O। ये तो क्वेश्चन वैसा हो गया, 3 ब्लू दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ब्लू पहचानना है, तो जिस बच्चे को सारे मिलते जुलते उसने लिख दिए हैं। जिस बच्चे को एग्जैक्टली पता है 3 है, यही है इसका आंसर, तो वो कर सकता है। तो इनेमल में ये वाली चीज जो होती है ना, ये उसको हार्ड सरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसमें, और बाकी उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, इन एन आयोनिक कंपाउंड, ये तुम खुद करना, एक्स एंड वाई, एक्स इज प्रेजेंट at the lattice point of HCP structure, and Y is present at 2/3 of tetrahedral void. Find the percentage of X in the lattice. A is 42.86%, B is 33.33%, C is 50%, D is 66.67%. Do the calculation and tell me. और बताओ कि कैसे करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो।
चलो बेटे जल्दी करो। काव्या कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। 42.86 आता है आंसर, सी नहीं आता। अब अगर तुम्हारा HCP लेटेस्ट है तो एटम्स उसमें 6 होंगे। FCC HCP इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो X एटम अगर इसमें 6 हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ लैटिस पॉइंट होता है, तो ये 12 हो गई। और Y एटम्स कितने हो गए, क्योंकि उसका कुछ दिया हुआ है कि 2/3 फिल होता है, तो ये हो गई 8 एटम्स। बाकी तो परसेंटेज निकालना था बस, परसेंटेज ऑफ X निकालना था, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 ये है और 8 ये है। अगर कोई भी कैलकुलेशन गड़बड़ आ गई तो आंसर अपने आप ही गड़बड़ होगा। तो 100 दैट इज 42.86 आता है, 50 नहीं आता, या तो तुमने रफली कैलकुलेट किया। अगला क्वेश्चन देखो, जो मैं बोल रही थी कि उसका हाइपोहेलस एसिड सल्फर और फास्फोरस के करने हैं, उसी का क्वेश्चन है नेक्स्ट। नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स in the Marshall's acid will be, number of the pi bonds इसमें कितने हैं? A is 4, B is 3, C is 6, D is 2। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको मार्शल एसिड पता होगा, जिसको मार्शल एसिड ही नहीं पता होगा वैसे ही नहीं कर सकता। H2S2O8, this is a Marshall's acid। This is the Marshall's acid। और HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, उसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड H। पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, नजर आ ही रहा होगा, 4। करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड among the following is A is NF3, B is NCl3, C is NBr3, D is Ni3। Quickly type the answer in the chat box, भाई बैठे नहीं रहना है। नाइट्रोजन हैलाइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर तो जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं वही है। ठीक है वैशाली।
एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 CO8 the number bonds of CO bonds is X and number of CO and CO terminal bonds is Y. Then find value of कैपिटल X प्लस कैपिटल Y. क्वेश्चन के पूछने का ढंग है ऐसा, बाकी तो यही स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है. A is 7, B is 6, C is 3, D is 5. ये फ्यूचर के लिए भी ना, अगले पेपर के लिए भी मेटल कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर पढ़ लेनी है. 4-5 ही हैं स्पेशल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है. कोबाल्ट कार्बोनिल में 2 तो कार्बोनिल ऐसे होते हैं जो ब्रिज्ड होते हैं. देखो टोटल 8 थे ना, 2 ब्रिज हो गए तो बाकी बचे 6. केमिस्ट्री कहती है जितना हो सके स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल लगा देना. तो अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ द CO बॉन्ड्स इज X. तो CO बॉन्ड तो एक ही है, तो X तो आ गया 1. नंबर ऑफ द CO टर्मिनल बॉन्ड, तो टर्मिनल कितने हैं 6, तो Y कितना आ गया 6, तो X प्लस Y का आंसर कितना आ गया 7. तो ये प्योरली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था. तो फ्यूचर में भी मेटल कार्बोनेट्स की स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है. Mn2CO10 CO2CO8, ठीक है. मेटल में मैग्नीज और कार्बोनिल के जितने भी कार्बोनिल बनते हैं और कोबाल्ट के, वो आप पढ़ सकते हो. आयरन के बस इन 3 के पढ़ लेना, इनमें से ही आ जाएगा. मैग्नीज के, कोबाल्ट के, आयरन के, इनमें से ही आ जाते हैं कार्बोनिल्स. बस 4-5 ही हैं स्ट्रक्चर्स इसके. नेक्स्ट एक आया ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट डायोन फ्रॉम द फॉलोइंग. कंजुगेट डायोन बताना है नीचे वालों में से. काव्या करेक्ट. कंजुगेटेड आयन कहते किसको है? अल्टरनेट में डबल बॉन्ड. डायोन, 2 कीटोन, तो एक ये सारे 2 कीटोन है. कंजुगेटेड डबल सिंगल तो ए में है. बाकी में किस में आपको कंजुगेशन दिखाई दे रहा है? हो रहा है तो रिंग में लास्ट में. बेवकूफ बनाया हुआ है, बच्चे एनालाइजेशन सोचने लग जाते हैं. चलो दिस इज ऑल अबाउट. एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर फिर भी अच्छा आया हुआ है. रुको मैं तो आपको बताती हूँ एक बार ये कौन सा है ना, रैंडमली पिक किया है मैंने. ये पेपर था तुम्हारा 24 जून का. और मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चों ने ना यहाँ से आए, 24 जून का ये पेपर है. जो बच्चों ने बाद वाले पेपर दिए हैं वो तो खैर देख के गए होंगे, जो पहले पेपर आए हैं. तो अब थोड़ा सा ना टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे कि जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है, या कहाँ पे तुम क्या सोचते हो, क्या छोड़ते हो, क्या क्या टेबल तुम्हें रिवाइज करने हैं, दिस एंड दैट. तो
फॉर दैट विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो हमारी मेरे ख्याल से रेंटर वाला बैच होगा उस वाली में देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।